नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 महीने से पेंशन बंद। देवघर के मधुपुर में 83 वर्षीय बुजुर्ग ने सरकार से लगाई गुहार। दुमका को मिला नया मेडिकल कॉलेज, 100 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी। एटक छोड़ 58 सेल पीकर मजदूर जनता मजदूर संघ में शामिल। बागमारा में सिद्धार्थ गौतम का शक्ति प्रदर्शन। धनबाद में बीसीसीएल साइडिंगों पर जिला प्रशासन की छापेमारी। अवैध कोयला ढुलाई में 40 फाइबर जब्त। नीट यूजी री 2026 में झारखंड के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। राष्ट्रीय रैंकिंग में दर्ज कराई दमदार उपस्थिति। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम देवघर की। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता देने के दावों के बीच देवघर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पथरोल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बघनाडी निवासी 83 वर्षीय नूनलाल मंडल पिछले 4 महीनों से वृद्धा अवस्था पेंशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि पेंशन ही उनकी जीवन यापन का एकमात्र सहारा है और इसके बंद होने से वह बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार नूनलाल मंडल ने कई बार संबंधित अधिकारियों से पेंशन बहाल कराने की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल सकी। वृद्धावस्था और कमजोर स्वास्थ्य के कारण वह किसी प्रकार का रोजगार भी नहीं कर सकते। ऐसे में 4 महीने से पेंशन नहीं मिलने से उनके सामने भोजन और दैनिक जरूरतों का संकट खड़ा हो गया। इस मामले के सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यदि पेंशन योजना का लाभ समय पर पात्र लाभुकों तक नहीं पहुंच रहा है तो इसकी निगरानी और क्रियान्वयन व्यवस्था कितनी प्रभावी है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ऐसे मामलों का त्वरित समाधान होना चाहिए ताकि जरूरतमंद बुजुर्गों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप भी सुने क्या कुछ कहना है बुजुर्ग का। मिलता है आपको? हाँ मिलता था। तो अभी रुक गया है। 1 मिनट बाबा, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र है 83 साल। 83 साल। तो पेंशन मिलता था, फिर क्या हुआ आपके साथ? आज हम चेक बैंक दिए तो हमको बोला कि पैसा नहीं आया है। अच्छा, तो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से क्या मांग रहेगा आपका? हमको पेंशन चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। कितना महीना से नहीं मिला है? लग 4 महीना से। 4 महीना से। तो यहाँ पे हमारे क्षेत्र के विधायक हैं हफीजुल हसन जी और मंत्री भी हैं, उनसे आप क्या कहिएगा? हमको पैसा चाहिए, पेंशन और कुछ नहीं चाहिए। अब वृद्धावस्था में हम क्या मांगेंगे? बोलिए, हम काम के लायक है नहीं। तो फिर आपका खाना पीना कैसे होता है बाबा? जिसी तरह से होता है वही पेंशन के सहारा से चलता है। और ये काफ़ी गर्मी है, देखें आपका घर में लाइन नहीं है। लाइन है ये नहीं है हमारे घर में। अच्छा, हमारे जिले के उपायुक्त महोदय बहुत ईमानदार है, उनसे क्या मांग रहेगा आपका? हमको पेंशन चाहिए। पेंशन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर दुमका से आई है। आपको बता दें कि झारखंड के लिए चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। दरअसल केंद्र सरकार ने दुमका में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस मेडिकल कॉलेज में प्रारंभिक चरण में एमबीबीएस की 100 सीटें उपलब्ध होंगी। साफ तौर पर इस फैसले से संथाल परगना के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को भी नया आधार मिलेगा।
साफ तौर पर नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण से दुमका और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। कॉलेज से संबद्ध शिक्षण अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्थानीय लोगों को गंभीर उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार का कहना है कि मेडिकल शिक्षा का विस्तार कर झारखंड में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे। दुमका मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद राज्य में मेडिकल शिक्षा का दायरा और मजबूत होगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नए अवसर भी खुलेंगे। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित 14 नंबर हाजिरी के समीप आयोजित एक कार्यक्रम में जनता मजदूर संघ को उस समय बड़ी मजबूती मिली जब 58 सेल पीकर मजदूरों ने एकट का साथ छोड़कर JMS की सदस्यता ग्रहण कर ली। दरअसल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूर और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता मजदूर संघ के नेता और सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि बागमारा से उनका भावनात्मक जुड़ाव है और उन्हें हमेशा यहाँ के लोगों का स्नेह मिला है। उन्होंने कहा कि बागमारा की जनता ने जिस पर भरोसा किया उसी ने कई बार उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। जनता मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के अधिकारों और उनके हितों की लड़ाई लड़ता रहेगा तथा आगे भी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा। आप भी सुने क्या कुछ कहना है सिद्धार्थ गौतम का। में भी यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको उनका वाजिब हक दिलाने का काम जनता मजदूर संघ के द्वारा किया गया था और आज पुनः जब साथियों ने संगठन के ऊपर आस्था जताई है तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन लोगों ने संगठन का दामन थामा है हम लोग उनका वाजिब हक जो है उसको दिलाने का पूरा प्रयास करें और एक वाजिब लड़ाई जो है वो लड़ें। बागमारा में देखा जा रहा है कि लोग आपसे जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। आपको एक विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है और आपने कहा है कि आज हम हमेशा अब बागमारा की सेवा में लगे रहेंगे। लोगों तक मुझे मैं पहुंचूंगा लोगों तक, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये देखिए सेवा हमारा इतिहास रहा है और यहाँ के लोग जो हैं हमारा के लोग बहुत ही शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ जिस तरह का मान सम्मान यहाँ के लोगों ने हमारे परिवार के। अगली खबर में धनबाद से है। आपको बता दें कि अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक और अवैध कोयला खदानों के खिलाफ CISF की कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर अब जिला प्रशासन ने अवैध कोयला ढुलाई के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीते 2 दिनों में BCCL क्षेत्र की विभिन्न साइडिंगों से बिना वैध दस्तावेजों के कोयला परिवहन कर रहे करीब 40 हाइबा और एक कैपर वाहन को जब्त किया गया है। जिला परिवहन विभाग और जिला खनन विभाग की संयुक्त टीम ने BCCL की विभिन्न साइडिंगों पर औचक जांच अभियान चलाया। बता दें कि बुधवार को BNR साइडिंग से 8 हाइबा और बोरागढ़ साइडिंग से 11 हाइबा पकड़े गए। वहीं गुरुवार को धर्माबांध थाना क्षेत्र स्थित गोविंदपुर साइडिंग से करीब 20 हाइबा जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान एक कैपर वाहन को भी कब्जे में लिया गया। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। कई वाहनों के पास राज्य सरकार का अनिवार्य खनिज चालान और माइनिंग चालान नहीं था। जिन वाहनों के पास चालान था उनमें से भी कोयले का वजन दर्ज नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, पर्यावरणीय नियमों का भी उल्लंघन मिला। कई हाइबा बिना तिरपाल के कोयले ढो रहे थे, जबकि कई वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी वैध नहीं गया। साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों और संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन अब हर स्तर पर सख्ती बरत रहा है। एक तरफ CISF अवैध खनन पर प्रहार कर रही है तो दूसरी ओर जिला प्रशासन कोयला ढुलाई में बरती जा रही अनियमितताओं की परतें खोल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस अभियान का अवैध कोयला परिवहन और उससे जुड़े नेटवर्क पर कितना असर पड़ता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। अब बात करेंगे नीट परिणाम को लेकर। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी नीट ने
नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया। परीक्षा में कुल 11.21 लाख उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं और पंजाब के आर्यन गुप्ता व हरियाणा के पशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर टॉप किया है। नीट यूजी री 2026 के घोषित अंतिम परिणामों में झारखंड के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का गौरव बढ़ाया। इस बार की बात करें तो बड़ी संख्या में छात्रों ने 600 से अधिक अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय रैंक प्राप्त किए। परिणामों ने एक बार फिर साबित किया है कि झारखंड के छात्र देश भर के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को कड़ी टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम है। राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पाशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक में एक हासिल किया है। वहीं झारखंड के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। राजधानी रांची के जवाहर विद्या मंदिर श्यामली के छात्र ज्ञानेंद्र गौरव ने 720 में से 665 अंक प्राप्त कर 99.962 परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक 776 तथा जनरल कैटेगरी रैंक 413 हासिल किए। उन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान तीनों विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर राज्य के टॉप प्रदर्शनकर्ताओं में अपनी जगह बना दी। साफ तौर पर शिक्षाविदों का कहना है कि झारखंड में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शक और विद्यार्थियों की मेहनत के दम पर राज्य अब मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। इस आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिल रहा और इसी कड़ी में अनशन के 19वें दिन झारखंड के युवा विधायक जयराम महतो जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान वांगचुक की बिगड़ी स्वास्थ्य स्थिति को देखकर जयराम महतो भावुक हो गए और उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। जंतर मंतर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से देश के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से आंदोलनकारियों से संवाद शुरू करने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। जयराम महतो ने झारखंड सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के छात्र भी इन मुद्दों से प्रभावित हैं। वहीं सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है और सरकार को उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज बड़ी आश्चर्य की बात है, आज प्रधानमंत्री जी को भी ये तय करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट में आने वाले छात्रों का बैकग्राउंड भले कांग्रेस पार्टी से है या आम आदमी पार्टी से है या किसी अपोजिशन पार्टी से है, वो मैटर नहीं करता है। तो जिस मुद्दे के साथ आए हैं वो मैटर करता है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र, उनके अभिभावक, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो मुद्दा कौन मैटर करता है। और ये मुद्दा है कि एक बार नहीं 90 बार पेपर लीक हुआ है। ये मुद्दा है कि एक नहीं कई दर्जन छात्रों ने सुसाइड किया है। ये मुद्दा है। अगली खबर रेलवे से है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे आज स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन आधुनिक तकनीक से लैस है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साफ तौर पर हाइड्रोजन ट्रेन डीजल की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूली मानी जाती है। इसके संचालन से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर का उत्सर्जन होगा, जिससे प्रदूषण घटेगा। इसके अलावा ट्रेन के संचालन में शोर भी अपेक्षाकृत कम होगा। भारतीय रेलवे का लक्ष्य भविष्य में
गैर विद्युतीकरण रेल मार्गों पर हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों का विस्तार करना है। यह पहल रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।